हम कोर कंसेप्ट पे थे मार्केटिंग के। सबसे पहले तो नीड, वांट और डिमांड को समझेंगे। नीड क्या होती है? जो मतलब जो पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यानी जिसके बिना वो रह नहीं सकता, वो हो गई उसकी नीड। फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, एयर। वांट क्या होती है? जब हम किसी चीज को सिर्फ, मतलब कोई चीज हमें लगता है कि ये चीज हमें सेटिस्फाइड कर देगी, हमारी नीड को सेटिस्फाइड कर देगी, हमारी डिजायर को फुलफिल कर देगी। ठीक है, हमने ये नहीं सोचा हमारे पास पैसे हैं या नहीं, हम खरीद सकते हैं या नहीं, बस हमें वांट है, हमें ये चीज चाहिए। ठीक है। देन डिमांड, डिमांड क्या होती है? जब हमें वो चीज चाहिए भी, हम उसको लेना भी चाहते हैं, और हम उसको उसके लिए जितनी पेमेंट देनी है वो दे भी सकते हैं। ठीक है, वांट भी है हमारी और हम विलिंग टू पे भी हैं, तो वो क्या बन जाएगी? वो डिमांड बन जाएगी। टाइप ऑफ नीड आ गई। स्टेट नीड, स्टेट नीड क्या है? दैट इज स्पेसिफाइड क्लियर बाय द कस्टमर और द मार्केट। यानी कि जो सबको पता है, आई नीड फूड टू ईट एंड आई फील हैविंग मेक आई फील लाइक हैविंग अ सैंडविच। ठीक है, यानी कि जो सबको पता है, दिखाई दे रही है सामने से। देन रियल नीड, रियल नीड क्या है? वन लेवल अबव द स्टेट नीड, स्टेट नीड से एक लेवल अप। आई नीड अ चीज सैंडविच एट अफोर्डेबल प्राइस। अब क्या है, उसमें सिर्फ था कि भूख लगी है तो कुछ खाना है। ठीक है, इसमें अब उसको ये पता है कि उसको क्या खाना है। ठीक है, शी वॉन्ट चीज सैंडविच। नाउ अनस्टेटेड, यानी कि जो पता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आई नीड बेसिक वेजिटेबल, उसको नहीं पता कौन से वेजिटेबल ऐड करने हैं, बट जस्ट वेजिटेबल। डिलाइट, डिलाइट यानी कि जो होना ही चाहिए, वाओ फैक्टर जो होता है। ठीक है, डिलाइट यानी कि वाओ फैक्टर। इसमें क्या है? क्वालिटी ऑफ चीज, दैट इज वाओ फैक्टर की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई चीज की। देन मास्लो थ्योरी अभी पढ़ के आए हैं। मार्केटिंग थ्योरी के 5 कंपीटिंग कंसेप्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? कंज्यूमर विल फेवर दूज प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। ठीक है, कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा जो उसके लिए अफोर्डेबल होगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन उस तरह से करनी है कि वेस्टेज ना हो, और प्रोडक्ट जो है उनको अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाए। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा? बेस्ट क्वालिटी का पर होना चाहिए, परफॉर्मेंस और फीचर अच्छी होनी चाहिए। देन सेलिंग, सेलिंग क्या है? मेक्स सस्टेनेबल सेलिंग एफर्ट्स टू पुश द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होगा कि उसको सेल करना है, तो उसको लिए बेस्ट एफर्ट लगाने होंगे। प्रॉफिट में क्या आएगा कि उसको प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट इज द अल्टीमेट फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। देन सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग क्या है? अब जिस मार्केट में रह रहे हैं उनकी वांट नीड्स को भी फुलफिल करना, डिजायर को भी सेटिस्फाइड करना। नाउ आ गया मार्केट मिक्स। मार्केट मिक्स क्या है? सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट अ फर्म कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द बायर्स रिस्पॉन्स।
ठीक है, वो सब चीजें जिससे हम अपने बायर्स की, यानी कि जो हमसे सामान खरीदने वाले हैं, उनके उनकी जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ा सके। ठीक है, उनको इस इन्फ्लुएंस कर सके कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। मार्केट मिक्स पहले 4 थे, नाउ 7 मार्केट मिक्स। मेनली 4 ही अभी तक रिवाइज्ड होते आ रहे हैं। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। 7 में 4 तो वो ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 3 ऐड हो गए, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, पहले 4 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 3 भी पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हुआ? जो हम ऑफर कर रहे हैं टू द मार्केट, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका इसकी इसमें क्या क्या होगा? फिजिकल ऑब्जेक्ट होएगा। ठीक है, सर्विस भी हो सकती है, पीपल भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है। क्लियर है? इन्होंने सारा कंसेप्ट जो है कोका कोला की हेल्प से क्लियर किया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कोका कोला का। कोका कोला का मेन बेनिफिट क्या है? थर्स्ट शांत करना। देखो, प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये इंक्लूडेड है, पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड, जर्नल एंड कोर। ये सबको इसके एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। कोर, थ्रस्ट शांत करना, कोर यानी कि बेसिक। देन जर्नल क्या है? वेनिला स्मेलिंग है और ब्लैक कार्बोनेट है। ठीक है, यानी कि फिजी ड्रिंक है। देन एक्सपेक्टेड क्या है? कस्टमर को क्या एक्सपेक्ट होता है कि कोका कोला क्या हो? कोल्ड हो हमेशा, है ना? देन आर्ग्यूमेंट क्या है? सॉरी, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है? कि कंपनी ने क्या ऑफर करना शुरू कर दिया अब? डाइट कोक, 0 कैलोरी कोक, ये सब भी उसने ऑफर करना शुरू कर दिया। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? कि ये बहुत सस्ती है, प्राइस जो है वो क्या है? कस्टमर के डिलाइट में है। देन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट, कन्वीनियंट प्रोडक्ट, शॉप कंज्यूमर प्रोडक्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो फाइनली पर्सन ने कंज्यूम करने हैं, वो हो गया कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, जो फाइनली कंज्यूमर के पास जा रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, वो हो गया कंज्यूमर प्रोडक्ट। देन कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या है? जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब के लिए, जब जरूरत हो, अब मुझे अगर ब्रेड बटर खाना है तो मैं बटर लेके आऊंगी, अदरवाइज मैं बटर नहीं खरीदूंगी। ठीक है, तो वो कन्वीनियंट के हिसाब से हो गया। देन शॉपिंग गुड, परचेज एज लेस फ्रीक्वेंसी। शॉपिंग गुड लाइक हमारे क्लॉथ्स, ठीक है, हाउस होल्ड। देन स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड क्या है? जिसपे स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि ये बार बार नहीं खरीद सकते, हम एक ही बार खरीदते हैं, मतलब खरीदते कम है। लग्जरी गुड्स जिसको बोल देते हैं वो। ठीक है, खरीदते कम है लेकिन एफर्ट थोड़े ज्यादा लगाने पड़ते हैं। अब टीवी सेट है, अब हम 4-5 टीवी देखते हैं, ठीक है, फ्रिज देखते हैं, फिर जाके खरीदते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या आ गया? जो इन प्रोसेसिंग चल रहा है अभी। ठीक है, यानी कि पूरी तरह बना नहीं है, लाइक मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाईज एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आ गया प्राइस। प्राइस क्या होता है? एक क्रूशियल एलिमेंट है जो फिक्स करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने में। अगर किसी का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो प्राइस फिक्स करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अगर गलती से गलत प्राइस डिसाइड हो गया या गलत प्राइस रख दिया और वो बाहर मार्केट में ना बिका, तो क्या हो जाएगा? कंपनी को पूरी तरह से लॉस हो जाएगा।
तो ये एक तरह का क्रूशियल कंसेप्ट है। देन प्लेस, प्लेस यानी कि वो जगह जहाँ पे आप मार्केट कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। देन प्रमोशन, प्रमोशन क्या है? अपने प्रोडक्ट के को पब्लिकाइज करना, ठीक है, उसकी प्रमोशन करना, उसको लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करें। देन पीपल, आज के टाइम में कंज्यूमर इज अ किंग, ठीक है, तो पीपल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनको कौन सी क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनकी प्रेफरेंस है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी लेना होता है यूज करने के बाद। देन प्रोसेस, प्रोसेस क्या है? ये किस में यूज होती है? सर्विंग बेस्ड सिस्टम बिजनेस में, जहाँ पे आप उसको सर्विसेज ही दे रहे हो, तो वहां पे प्रोसेस का जो मैटर है वो बहुत ज्यादा, प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कैसी सर्विसेज उसको दे रहे हो, उसका उस सर्विस को लेने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा। देन फिजिकल एविडेंस, ठीक है, अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो भी हम उनको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाया जाए। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। नाउ प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। न्यू प्रोडक्ट डेवलप, अब प्रोडक्ट बनता कैसे है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने की स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, आइडिया आता है दिमाग में, फिर उस आइडिया को स्क्रीनिंग किया जाता है कि क्या आइडिया सही है या गलत, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत। ठीक है, स्क्रीनिंग करते हैं। देन कंसेप्ट डेवलपिंग एंड टेस्टिंग, फिर उसको जो हमने कंसेप्ट क्रिएट कर लिया, यानी कि जो आइडिया क्रिएट कर लिया, जो प्रोडक्ट बनाने का सोच लिया, उसको डेवलप किया जाता है कि अब ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे करें, परफॉर्म कैसे करें। देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप की जाती है, मार्केट का व्यू देखा जाता है प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस को एनालिसिस किया जाता है, प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, फिर उसको मार्केट में टेस्ट किया जाता है। आपने देखा होगा सैंपल बिक रहे होते हैं मार्केट में, तो वो क्या है? वो प्रोडक्ट का टेस्ट हो रहा है कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं। अगर तो अगर सैंपल पसंद आ गया तो हम उसको आगे बनाएंगे, अगर टेस्ट पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे चलता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, यानी कि प्रोडक्ट अभी नया नया मार्केट में आया है। देन इंट्रोडक्शन के बाद उसकी ग्रोथ स्टेज होती है, यानी कि वो अब सबसे ज्यादा बिकना शुरू हो गया ग्रोथ्स में। ठीक है, देन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी में क्या होता है? अब उसका एंड पॉइंट आ गया कि बस ये मैक्सिमम इतना ही बिक सकता है। ठीक है, मैक्सिमम आने के बाद हर प्रोडक्ट का क्या आएगा? डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा। डिक्लाइन यानी कि वो अब जब सेल्स हमारी डाउनवर्ड जाने लगती। ठीक है, ये सबकी स्ट्रैटेजी दी हुई है। इंट्रोडक्शन में सेल क्या होगी? कम होगी। इसमें सिर्फ हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए ताकि लोग खरीदें। देन ग्रोथ में सेल्स रैपिड होगी और इसमें मैक्सिमम मार्केट शेयर्स हमने जो है वो सेल कर देने। मैच्योरिटी में पीक पे है, सेल सबसे ज्यादा है, एंड देन एक पॉइंट पे आके सेल रुक जाएगी। देन डिक्लाइन में डिक्लाइनिंग सेल है, यानी कि डाउनवर्ड जा रही है, तो हमने एक्सपेंडिचर अपना रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। प्राइस भी पढ़ लिया आपने। फैक्टर इफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो, और एक्सटर्नल यानी कि कंपनी के बाहर, यानी कि कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, इंटरनल यानी कि रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है, अगर हमें ज्यादा महंगे रॉ मटेरियल मिलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी महंगा ही बनेगा।
तो हमें सेल भी महंगा करना पड़ेगा। देन प्रोसेस आ गई इसकी प्राइसिंग की। प्रोसेस आ गई, इसमें क्या है, सिलेक्टिंग द प्राइस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि प्राइसिंग करनी क्यों है हमें, ठीक है। देन डिमांड को डिटरमाइन करना है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड है। अगर हम महंगा कर देते हैं प्रोडक्ट तो क्या लोग खरीदने के लिए रेडी होंगे। तो पहले डिमांड डिटरमाइन करनी है। देन कॉस्ट डिटरमाइन करनी है कि कॉस्ट कितनी लग रही है हमारे प्रोडक्ट पे। देन कॉम्पिटिटर की प्राइस और कॉस्ट को एनालाइज करने की, कॉम्पिटिटर हमारे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस कितना रख रहा है। देन फिर मेथड सिलेक्ट करेंगे कि प्राइसिंग रखने का मेथड कौन सा यूज करें। देन फाइनली प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे। देन ऑब्जेक्टिव, सरवाइव कर रही है अगर तो कोई कंपनी, तो वो लो प्राइस रखती है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए। करंट मैक्सिमम प्रॉफिट, चूज द प्राइस दैट प्रोडक्ट द मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। करंट मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट रखेगी कंपनी, ठीक है। मार्केट शेयर लीडरशिप में क्या है, लो एज पॉसिबल प्राइस टू बिकम द मार्केट शेयर लीडर। अब इसमें क्या है, वो प्राइस कम रखेगा, बस वो अभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि सारे लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद लें, उसके बाद मैं प्राइस हाई करूंगा। देन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडर, इसमें क्या है, हायर प्राइस होगा क्योंकि वो बोल रहा है कि उसने जो है हायर आपको क्वालिटी दी है। देन डिटरमाइन करनी है डिमांड ऑन बेसिस ऑफ प्राइस। ये तो आपको पता ही है कि अगर प्राइस में चेंज आया, वन से यहाँ था प्राइस, यहाँ चला गया, तो डिमांड में भी, डिमांड यहाँ थी, यहाँ चली गई, चेंज आया बट लिटिल बिट चेंज आया, तो ये इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज आया, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जब प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में कम है, तो इन इलास्टी है। और अगर प्राइस में कम है और डिमांड में ज्यादा है तो इलास्टी है। ये कॉस्ट एस्टिमेशन है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। ये देखो, ये जीरो से नहीं शुरू हो रही, ये यहाँ से शुरू हो रही, बिकॉज वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है, इसमें फिक्स कॉस्ट हमेशा इंक्लूडेड होगी। देन वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। देन टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, फिक्स्ड के ऊपर से शुरू होगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसमें फिक्स्ड भी अवेलेबल है। तो फिक्स प्लस वेरिएबल दैट इज टोटल कॉस्ट। सिलेक्टिंग प्राइस मेथड, बीइंग विद कोस्ट एंड वर्क टूवर्ड सेलिंग प्राइस, कोस्ट बेस्ड प्राइस। ठीक है, जब हम कोस्ट को ध्यान में रखें तो कोस्ट बेस्ड प्राइस, अगर हम डिमांड को ध्यान में रखें तो डिमांड बेस्ड प्राइस। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चैप्टर क्लियर है, आगे पढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सारी एक्टिविटी को फाइनेंशियल
फॉर्म में, ठीक है, फाइनेंशियल की फॉर्म में एनालाइज करना, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि हमने अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी हमारे पास फंड है एंटरप्राइजेस के पास, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर। लेवल है टू, दो तरह के लेवल हैं इसमें। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन टैक्टिक। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजिकल में क्या है? फाइनेंशियल की प्लानिंग एंड एनालाइज करना, ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना, अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करना। एंड टैक्टिक में क्या है? परफॉर्म द मंथली फाइनेंशियल क्लोज, ठीक है। स्ट्रेटजी में क्या है? स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, ठीक है, एनालाइज करने के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देने के लिए। टैक्टिक क्या है? ये मंथली प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये हमें स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब इसका टाइप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी तरह की है? फर्स्ट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, नाम पे, नाम में ही आंसर है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल को जब हम बजटेड करेंगे, अपने कैपिटल को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ लगानी है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर दैट हाउ टू पे फॉर ऑपरेशंस, कैसे पे करना है, स्ट्रक्चर करना। अब कैपिटल को स्ट्रक्चर, वो बजटिंग करना था, यानी कि आइडेंटिफाई करना था कहाँ कहाँ लगाना है। अब जहां जहां लगा रहे हैं उसको कैसे कैसे लगाना है, हाउ टू पे। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग यानी कि डे टू डे लाइफ में जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, प्रॉपर एस्टिमेशन लगाना टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है, प्रॉफिट मोबिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ये तो ऑब्जेक्टिव हैं। नाउ कंसेप्ट ऑफ फंडिंग। फंडिंग क्या है? फंडिंग इज ऑल्सो फाइनेंसिंग, represent an act of contribution resources to finance a program, project, or need. Fund can be initiated for either short term or for long term. Companies always seek source of funding to grow the business. फंडिंग क्या है? फंडिंग एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो कंपनी को हमेशा चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो हमेशा कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से अपने फंड्स को जनरेट करती है। अब सोर्स ऑफ फंड आ गए। देयर आर थ्री सोर्स ऑफ फंड, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑफ ओनरशिप एंड बेस्ड ऑफ सोर्स एंड जनरेशन। टाइम के बेस पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो गए। लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 5 ईयर जो फंड जनरेट करवा रहे हैं हम, दैट इज लॉन्ग टर्म फंड, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ठीक है। देन शॉर्ट, मीडियम में आ गए। मीडियम में क्या होगा? शॉर्ट टर्म से ज्यादा लेकिन मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा बट 5 साल से कम, वो मीडियम में आ गए, ठीक है। जैसे कि प्रेफरेंस, मीडियम टर्म लोन, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक। देन शॉर्ट टर्म में आ गए, जैसे कि रिक्वायर्ड फॉर अ ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर। शॉर्ट टर्म हमेशा 1 साल का ही होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर। जैसे कि क्रेडिटर से, ठीक है, क्रेडिटर से लेना, बिल डिस्काउंट, ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन। देन ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस में क्या है? फंड इज फाइनेंस्ड बाय द कंपनी ओनर, ठीक है, ये फंड जो है वो कंपनी का ओनर फाइनेंस करवाएगा, मतलब वो पैसे लेके आएगा, कंपनी का जो ओनर है वो पैसे लेके आएगा, तो वो ओनर्स फंड हो गया, ठीक है। बोरो, अगर वो
किस बाहर से बोरो करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, किसी बाहर की कंपनी, बैंक, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो दैट इज बोरोइंग फंड। सोर्स के बेस पे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वो पैसे इकट्ठे कर लेता है, ठीक है, यानी कि रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है, कोई बता सकता है? हाँ जी, व्हाट इज रिटेन अर्निंग? एनीबडी नोज? रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग होती है जब कंपनी शेयर होल्डर को पेमेंट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से शेयर होल्डर को पेमेंट करनी होती है, उनको फुली पेमेंट ना करके कुछ पैसा अपने पास बचा के रख रहे, ठीक है। लाइक उनके उनका प्रॉफिट बनता 30% था, उनको सिर्फ 20% दे रहा है और 10% वो बचा रहा है। दैट इज रिटेन अर्निंग। वो अपनी अर्निंग को बचा के रख रहे हैं ताकि वो उसको फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है, एज अ फंड। तो वो भी इंटरनल सोर्स ऑफ फंड हो गया। एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा? किसी भी बैंक से लोन वगैरह, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। क्लियर है? सेबी का कंसेप्ट हम कल पढ़ते हैं, फुल कंसेप्ट सेबी का क्लियर हो जाएगा आपको कल। सेबी क्या है, ठीक है। सेबी, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि कब आई थी? 12 अप्रैल 1992 में आई थी। क्यों आई थी? मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए इंडियन कैपिटल, यानी कि हमारे शेयर्स को रेगुलेट करने के लिए मार्केट में एक बॉडी बनाई गई, एक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेबी। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका हेड ऑफिस जो है वो क्या, कहाँ है? बांद्रा में, मुंबई, ठीक है। और इसके अलग अलग जगह पे रीजन्स खुले हुए हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इन जगह पे इनके जो हैं वो अलग अलग ऑफिसेस खुले हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको वॉच डॉग भी बोलते हैं, वॉच डॉग ऑफ स्टॉक मार्केट। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि इसकी नजर हर तरह के स्टॉक पे रहती है, ठीक है। वॉच डॉग क्या होता है? जो क्लोज आइज रखता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये मार्केट के शेयर्स के ऊपर इसकी प्रॉपर नजर है, उसको पता है कौन सा शेयर कितने टाइम में कौन खरीद रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, ताकि सब फ्रीली ट्रेड कर सके। देन इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, और अभी तक कितने डिपार्टमेंट है? 20 डिपार्टमेंट है अंडर सेबी, ठीक है। हेरारकी यानी कि टॉप टू डाउन तक कैसे वर्क कर रही है, ये लेवल्स कैसे हैं इसके? सबसे पहले तो इसका चेयरमैन होएगा, ठीक है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाएगा। देन 2 ऑफिसर्स होंगे, वो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के होंगे। देन एक मेंबर रिजर्व बैंक का होगा। देन 5 मेंबर फिर से यूनियन में से नॉमिनी किए जाएंगे, ठीक है। देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों सेबी हमें जरूरी है? क्यों जरूरी है? एक तो ये इंफॉर्मेशन, सॉरी, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आ गए इसके। हमने ऊपर पढ़ा ना 20 डिपार्टमेंट्स है, उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट। देन पावर ऑफ सेबी, देयर आर 3 कैटेगरी: कासी, जुडिशियल,
कासी एग्जीक्यूटिव एंड कासी लेजिस्लेटिव। कासी जुडिशियल पावर क्या है? SEBI has the authority to deliver judgment related to fraud and other unethical practices in term of security market। ठीक है, शेयर मार्केट में अगर कोई फ्रॉड या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है तो सेबी उसको क्या कर सकती है? मॉनिटर कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है और बता सकती है सबको कि ये वाली एक्टिविटी जो है वो अनएथिकल है। अगर कोई उस पे शेयर लगाना जा रहा है तो उसको बता दिया जाता है कि ये एक्टिविटी क्या है? अनएथिकल है, फ्रॉड है। देन कासी एग्जीक्यूटिव पावर। कासी एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? इम्प्लीमेंट द रेगुलेशन एंड जजमेंट मेड एंड टू मेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द वायलेंस। अब अगर उसको पता चल गया कि कुछ गलत है तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन भी ले सकती है। ठीक है, इसमें था सिर्फ उसको पता लगाना है, इसमें उसने उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। देन कासी लेजिस्लेटिव पावर क्या है? पावर टू फॉर्मुलेट सुटेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर उसको कोई लगता है कि ये रूल जो है ये अब सही नहीं है, अब के टाइम में नया रूल आना चाहिए, तो वो सिक्योरिटी मार्केट के केस में नया रूल भी फॉर्मुलेट कर सकती है, नया रूल भी लगा सकती है। देन फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो प्रोटेक्टिंग फंक्शन है इसका, प्रोटेक्टिव फंक्शन है। मेन इसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर के। ठीक है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो उनको फ्रॉड ना हो उनके साथ। ठीक है, और वो अपना शेयर मार्केट में अच्छे से ट्रेडिंग कर सके। देन रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि प्रॉपर मॉनिटर करना है रोज की परफॉर्मेंस को। ठीक है, कुछ भी गलत होने से बचाना है। देन डेवलपमेंट फंक्शन वही है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो नए रूल बना सकते हैं ताकि उस एक्टिविटीज को रोका जा सके। देन म्यूचुअल फंड रेगुलेशन बाय सेबी। म्यूचुअल फंड्स भी रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा। इसमें क्या है? ले डाउन गाइडलाइंस फॉर द म्यूचुअल फंड। न्यू पॉलिसीज और गाइडलाइंस दी गई हैं सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड को ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। आपको पता है म्यूचुअल फंड तो रिस्क के अंडर ही आता है, तो सेबी के द्वारा लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती हैं कि भाई ये रिस्की होते हैं, अगर आपको ये लेना है तो आप अपनी अच्छे से सोच के मॉनिटर करवा के ही म्यूचुअल फंड बाय करें। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है 9। 10 विल बी कंटिन्यू टुमारो। इज 9 चैप्टर क्लियर टू ऑल? स्नेहा आई है, दीक्षा भी आई है। ठीक है, अमन, लक्ष्मी नहीं आई आज। वरुण, अर्श, अमनजोत भी नहीं है। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।